दुनिया रोज बदल रही है ना? ऐसा लगता है हर सुबह कुछ नया हो रहा है। टेक्नोलॉजी, समाज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, रफ्तार तो बहुत तेज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान भी उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं, या फिर अंदर कहीं गहरे में हम वैसे ही हैं जैसे हमेशा से थे। आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की एक किताब है, सेम एज एवर। उसका एक हिंदी सारांश है। जी। और ये किताब इसी विचार को मतलब बिल्कुल केंद्र में रखती है कि बाहरी बदलाव चाहे जितने हों, इंसान की फितरत, उसकी जो बुनियादी भावनाएं हैं, सोचने के तरीके हैं, वो शायद उतने नहीं बदलते। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस सारांश से जो मुख्य विचार निकले हैं उन्हें समझें, और ये भी जानें कि लेखक ऐसा क्यों मानते हैं कि मानव स्वभाव की इस स्थिरता को पहचानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच के पर्दे खोलते हैं जरा। जैसा हमने कहा, बदलाव तो भाई हर तरफ है। हाँ, आज हमारे पास जो तकनीक है, 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। सही बात है। सामाजिक मान्यताएं बदल गई हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था का तो रूप ही बिल्कुल अलग है। लेकिन हावर्ड सोल का जो मूल तर्क है वो ये कि इन सब के नीचे इंसान का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, मतलब भावनाएं और व्यवहार के पैटर्न्स। हाँ बिल्कुल, वो काफी हद तक वही है। किताब का पहला और सबसे बुनियादी सबक शायद यही है: लालच, डर, ईर्ष्या, उम्मीद, महत्वाकांक्षा। ये भावनाएं हजारों सालों से इंसान की कहानी को चलाती आ रही है ना। बिल्कुल, और यही वो स्थायित्व है, वो ठहराव है जो हमें इतिहास में बार बार दोहराव दिखाता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, मंच बदल जाता है, किरदार बदल जाते हैं, लेकिन नाटक का जो मूल भाव है वह अक्सर वही रहता है। जब दबाव बढ़ पड़ा है या कोई बड़ा अवसर सामने आता है, तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो अक्सर अनुमानित पैटर्न में ही होती हैं। और ये भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीजें नहीं है, ये असल में हमारे फैसलों की ड्राइवर सीट पर बैठी हुई हैं। अच्छा। व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी। आप शेयर बाजार की तेजी देख लीजिए या मंदी, हाँ, राजनीतिक उथल-पुथल हो या सामाजिक बदलाव, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये स्थायी मानवीय भावनाएं ही काम कर रही होती हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि हम इतिहास से सीखते हैं, पर शायद हम सिर्फ घटनाओं के बारे में सीखते हैं, इंसानी प्रतिक्रियाओं के बारे में उतना नहीं। काफी हद तक यही बात है। हम फैक्ट्स याद रख सकते हैं, शायद तारीखें याद रख सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स के पीछे जो भावनाएं थीं, हाँ, वो महसूस करना मुश्किल है। हाँ, उन्हें महसूस करना या उनसे सच में सीखना वो मुश्किल होता है। इसीलिए तो हर पीढ़ी को लगता है कि वो पिछली पीढ़ी से ज्यादा समझदार है, ज्यादा तार्किक है। हाँ, और यहीं पर बात और भी क्या कहते हैं पेचीदा हो जाती है। किताब कहती है, या यूं कहें कि ये सारांश इस बात पर जोर देता है कि हर पीढ़ी को लगता है इस बार मामला अलग है। दिस टाइम इज डिफरेंट। हाँ, हमारे पास बेहतर डेटा है, ज्यादा विश्लेषण क्षमता है, हम पिछली गलतियों से वाकिफ हैं। लेकिन जैसे ही पैसे का मामला आता है, निवेश का या बड़ी सफलता का मौका आता है, इतिहास खुद को दोहराने लगता है। बिल्कुल वही लालच में आकर हद से ज्यादा जोखिम ले लेना जब बाजार चढ़ रहा हो, हाँ, और वही डर के मारे सब कुछ बेच देना जब बाजार गिर रहा हो। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे हम ट्रैफिक नियमों की किताब तो पढ़ लें, पर गाड़ी चलाते वक्त अचानक पैनिक बटन दबा दें। और ये चक्र इसीलिए इतना मजबूत है क्योंकि डर और लालच जैसी भावनाएं वो तर्क पर हावी हो जाती हैं, खासकर जब पैसा दांव पर लगा हो। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बाजार ऊपर जा रहा है, तो लालच हमें फुसफुसाता है, अरे मौका मत चुको, ये तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। हाँ, फोमो जिसे कहते हैं। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जोखिम की अनदेखी होने लगती है और लोग भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। फिर जब हालात बिगड़ते हैं तो डर चिल्लाता है, भागो, सब खत्म हो रहा है, और लोग बिना सोचे समझे अक्सर नुकसान उठाकर बाहर निकल जाते हैं। उफ। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, ये मानव स्वभाव का एक सामूहिक पैटर्न है। अच्छा। और ये भावनाएं संक्रामक भी होती हैं। एक का डर या लालच दूसरे को प्रभावित करता है, और देखते ही देखते ये एक लहर बन जाती है जो पूरे बाजार या समाज को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई आज हमारे पास इतने सारे उपकरण हैं, है ना, एल्गोरिथम्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, क्या हम वाकई अब भी उतने ही भावनात्मक फैसले ले रहे हैं जितने 100 साल पहले लेते थे? क्या तकनीक और जानकारी ने हमें इन चक्रों से बेहतर तरीके से निपटना नहीं सिखाया? सवाल बहुत वाजिब है
और हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास उपकरण ज़्यादा हैं, जानकारी ज़्यादा है। लेकिन हाउसेल का तर्क ये है कि ये उपकरण और जानकारी अक्सर हमारी भावनाओं को सही ठहराने या उन्हें और बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें काबू में करने का नहीं। ओहो, मतलब उल्टा असर। हाँ, कुछ हद तक हमारा जो भावनात्मक सॉफ्टवेयर है वो वही पुराना है, बस यूजर इंटरफेस नया और ज्यादा चमकदार हो गया है। आप सोचिए, 100 साल पहले लोग शायद जमीन के सौदों में लालच दिखाते थे, आज शायद किसी नई टेक्नोलॉजी स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी में दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो है। डर पहले शायद युद्ध या अकाल का होता था, आज शायद वैश्विक मंदी का है, महामारी का है या क्लाइमेट चेंज का है। लेकिन वो मूल भावना कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं या कहीं मेरा सब कुछ लुट न जाए, वो कमोबेश वैसी ही है। और जानकारी हमें शांत करने की बजाय अक्सर और ज्यादा उत्तेजित कर देती है। 24 घंटे खबरें, अलर्ट्स। हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य की भविष्यवाणी करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम न सिर्फ बाहरी घटनाओं की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की अनिश्चितता से भी। बिल्कुल। और यहीं से किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक निकलता है। भविष्य के बारे में अगर एक चीज निश्चित है तो वो है अनिश्चितता। अच्छा। भविष्य का सटीक अनुमान लगाना लगभग असंभव है। दुनिया बहुत जटिल है, इसमें इतने सारे अज्ञात चर हैं, कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, जिसे वो ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाउसेल कहते हैं कि समझदारी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि इस सच्चाई को स्वीकार करने में है कि अनिश्चितता हमेशा रहेगी। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। पर इससे स्वीकार करना शायद आसान नहीं है ना? खासकर जब हमारे चारों तरफ से विशेषज्ञ भविष्यवाणियां करते हुए दिखते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी, चुनाव कौन जीतेगा। सही कहा आपने। भविष्यवाणी का कारोबार तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका मतलब यह है कि हमारी योजनाएं, हमारी रणनीतियां किसी एक सटीक भविष्य पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमें मजबूती और लचीलेपन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे निवेश में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना। ये क्यों जरूरी है? ये इसीलिए नहीं कि हमें पता है कि कौन सा निवेश चलेगा, बल्कि इसीलिए कि हमें नहीं पता कि कौन सा चलेगा और कौन सा डूब जाएगा। हाँ, सही बात है। ये अनिश्चितता को स्वीकार करने का एक तरीका है। इसी तरह एक इमरजेंसी फंड रखना, ये मानना है कि भविष्य में कोई अप्रत्याशित जरूरत आ सकती है। तो रणनीति भविष्य पर आधारित नहीं, बल्कि अनुकूलन क्षमता मतलब एडेप्टेबिलिटी और तैयारी प्रिपेयर्डनेस पर आधारित होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि कल क्या होगा, बल्कि ये कि कल जो भी हो, क्या हम उसके लिए कुछ हद तक तैयार हैं? ये अनिश्चितता वाली बात और तैयारी की जरूरत, ये हमें शायद एक और अहम बिंदु की तरफ ले जाती है, जिसके बारे में सारांश बात करता है। समय का नजरिया। छोटी अवधि में सब कुछ बहुत तेज, बहुत शोर भरा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। रोज की खबरें, शेयर बाजार के रोज के उतार चढ़ाव, सोशल मीडिया पर हर घंटे बदलते ट्रेंड्स, ये सब हमें एक तात्कालिकता के एहसास में उलझाए रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया हर पल बदल रही है। लेकिन किताब का तर्क है, और ये बहुत शक्तिशाली विचार है, कि अगर हम जरा पीछे हटकर लंबी अवधि का नजरिया अपनाएं, दशकों का या सदियों का, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, कैसे? तब हमें इंसानी व्यवहार के जो गहरे स्थायी पैटर्न है वो ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। सारांश में वो कर्ज वाला उदाहरण दिया गया है, वो बहुत सटीक है। हाँ, कि 100 साल पहले भी लोग कर्ज में डूबते थे और आज भी। बिल्कुल। 100 साल पहले भी लोग अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करके कर्ज में डूबते थे और आज भी डूबते हैं। तब शायद साहूकार का कर्ज होता था, जिसकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती थी और वसूली के तरीके भी कठोर होते थे। हाँ। आज शायद क्रेडिट कार्ड का बिल है या कोई ऑनलाइन लोन ऐप का जाल है, जिसके अपने दबाव हैं। तरीके बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन ज्यादा पाने की चाहत और उसके लिए अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने की जो मानवीय प्रवृत्ति है, वो शायद वैसी ही। हाँ, वो शायद उतनी नहीं बदली। वो जो कर्ज में डूबने का एहसास है, वो जो चिंता है, वो शायद वैसी ही है। एकदम सही। समय का ये लंबा नजरिया हमें दो बहुत जरूरी चीजें देता है। पहला, यह हमें चीजों को सही संदर्भ में रखने में मदद करता है। जो आज हमें बिल्कुल नया, अभूतपूर्व संकट या अवसर लग रहा है, हो सकता है वो इतिहास में किसी पुराने मानवीय पैटर्न का ही नया रूप हो। जैसे आज हम सूचना के विस्फोट और फेक न्यूज की बात करते हैं, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया से फैलती है। लेकिन इतिहास देखें तो गॉसिप, अफवाहें और सामाजिक दबाव हमेशा से मानव समाज का हिस्सा रहे हैं। बस सूचना फैलने का माध्यम और रफ्तार बदल गई है। हाँ, ये बात तो है। मूल प्रवृत्ति,
जानकारी साझा करना, सामाजिक हैसियत बनाना या बिगाड़ना वो पुरानी है। और दूसरा, ये लंबा नजरिया हमें तात्कालिक घटनाओं पर बहुत ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचाता है। अच्छा। जब हम समझते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं या राजनीतिक बदलाव होते रहते हैं, तो हम हर छोटी घटना पर पैनिक नहीं करते। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अल्पकालिक शोर अक्सर भ्रामक होता है, जबकि लंबी अवधि के पैटर्न ज्यादा विश्वसनीय संकेत देते हैं कि इंसान कैसे व्यवहार करते हैं। ये लंबी अवधि के पैटर्न देखने की बात, ये कहीं ना कहीं धैर्य की जरूरत की तरफ इशारा करती हैं, और आज के दौर में धैर्य रखना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के युग में जी रहे हैं। हमें खाना तुरंत चाहिए, जानकारी तुरंत चाहिए, मनोरंजन तुरंत चाहिए, और सफलता भी तुरंत चाहिए। हाँ, और सफलता भी तुरंत चाहिए। निवेश में जल्दी अमीर बनना है, करियर में फटाफट तरक्की करनी है। सोशल मीडिया हमें दूसरों की सफलताओं की सिर्फ हाईलाइट रील दिखाता है, जिससे हमें लगता है कि अरे हम तो पीछे रह गए। तुलना होने लगती है। हाँ, लेकिन हाउसहोल्ड की किताब, जैसा कि सारांश बताता है, इस बात पर जोर देती है कि ज्यादातर टिकाऊ सफलता, चाहे वो आर्थिक हो, पेशावर हो या व्यक्तिगत, वो रातों रात नहीं मिलती। ये धैर्य, निरंतरता और चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंडिंग का नतीजा होती है। छोटे छोटे लगातार कदम। हाँ, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। वॉरेन बफे का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके जीवन के उत्तरार्ध में बना, दशकों के धैर्यपूर्ण निवेश के बाद। ये रास्ता शायद उतना रोमांचक ना लगे, इसमें रोजाना वो डोपामाइन हिट ना मिले। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके नतीजे ज्यादा स्थायी होते हैं। और ये धैर्य और संयम की शक्ति सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर उस डर और लालच के चक्र को तोड़ने से जुड़ा है जिसकी हमने बात की। मुश्किल समय में संयम बनाए रखना, जब सब डर के मारे बेच रहे हों तब अपनी रणनीति पर टिके रहना या सोच समझकर कदम उठाना। हाँ। और अच्छे समय में भी संयम बरतना, जब सब लालच में अंधे होकर खरीद रहे हों तब जरूरत से ज्यादा उत्साहित ना होना और अपनी जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखना। यही वो गुण है जो लंबे समय में बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये तो एक तरह का भावनात्मक निवेश हुआ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। ये एक तरह का भावनात्मक निवेश है। आप सिर्फ पैसा या समय नहीं लगा रहे, आप अपनी भावनाओं को भी अनुशासित कर रहे हैं। और ये अक्सर सबसे कठिन लेकिन सबसे फायदेमंद निवेश होता है। इसमें एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। बाहरी दुनिया तेज और तेज होती जा रही है, लेकिन सफलता के कई महत्वपूर्ण रास्ते अब भी उतने ही धीमे और धैर्य की मांग करने वाले हैं जितने शायद हमेशा से थे। टेक्नोलॉजी आपको जानकारी तुरंत दे सकती है, लेकिन समझ और परिपक्वता हासिल करने में अब भी समय लगता है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो ऐसा लगता है कि किताब का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि दुनिया को समझने के लिए और खासकर भविष्य का सामना करने के लिए हमें बाहरी बदलावों पर नजर रखने के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा, इंसान के अंदरूनी स्थायी तत्वों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, यही निचोड़ है असल में। अगर आप इंसानी स्वभाव की इन गहरी स्थायी प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं, जैसे डर, लालच, आशा, निराशा, सामाजिक तुलना। हाँ, हम हमेशा देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, झुंड में चलने की प्रवृत्ति, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, आशावाद का पूर्वाग्रह कि सब ठीक हो जाएगा, अति आत्मविश्वास। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, खासकर तनाव, अवसर या अनिश्चितता के क्षणों में। क्योंकि बाहरी दुनिया की भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल है। जैसा हमने बात की, कौन सी नई टेक्नोलॉजी कामयाब होगी, अगला आर्थिक संकट कब आएगा, भू राजनीति किस करवट बैठेगी, ये सब अनुमान लगाना बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन। लेकिन इंसानी प्रतिक्रियाओं के जो पैटर्न हैं वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर और अनुमानित होते हैं। हमें शायद ये ना पता हो कि अगला संकट क्या होगा, लेकिन हमें ये अंदाजा होता है कि जब संकट आएगा तो लोग डरेंगे, घबराएंगे और शायद तर्कहीन फैसले लेंगे। हमें ये पता है कि जब अवसर दिखेंगे तो लोग लालची होंगे, अति उत्साहित होंगे और जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाएंगे। इस समझ से बिजनेस चलाने में मदद मिलती है, ग्राहक की जरूरतें और इच्छाएं समझना, रिश्ते निभाने में मदद मिलती है, दूसरे की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना, और खासकर निवेश जैसे क्षेत्रों में तो ये बेहद जरूरी है। हाँ, निवेश में तो खास तौर पर। बिल्कुल, यहाँ आप बाहरी शोर, रूस की खबरें, भविष्यवाणियों पर कम ध्यान देते हैं और गहरे मानवीय ड्राइवरों पर, जो चीजें लोगों को सच में प्रेरित या भयभीत करती हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक तरह से
आप इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि इंसान वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो हमेशा से करता आया है। अच्छा। और हाउज़ल के अनुसार ये दुनिया के बदलने की भविष्यवाणी करने पर दाव लगाने से ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य सबक निकालने हो तो वो क्या होंगे? कोई 3 मुख्य बातें। हाँ, जरूर। मुझे लगता है पहली बात तो ये सामने आती है कि भविष्य की पहेली सुलझाने की चाबी बाहरी बदलावों में उतनी नहीं है जितनी इंसान के अपरिवर्तनीय स्वभाव को समझने में है। इतिहास हमें घटनाओं से ज्यादा इंसानी प्रतिक्रियाओं के बारे में सिखाता है। बिल्कुल सही, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि शक्तिशाली भावनाएं जैसे डर और लालच ये किसी खास दौर की बात नहीं है, ये इंसानी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये हमेशा से फैसलों को प्रभावित करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। इन चक्रों को पहचानना जरूरी है। जी हाँ, ये दूसरा अहम सबक है। और तीसरा, सब कुछ बदलने के बावजूद बहुत कुछ वैसा ही रहता है, मतलब सेम एज एवर। टेक्नोलॉजी, समाज, अर्थव्यवस्था, ये सब हार्डवेयर बदल सकता है, लेकिन इंसान का जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी मूल इच्छाएं, डर और व्यवहार के पैटर्न्स वो काफी हद तक स्थिर रहते हैं। बहुत अच्छे से समेटा आपने। और इसमें शायद एक और महत्वपूर्ण सबक जोड़ना चाहिए, वो है भावनात्मक स्थिरता और धैर्य का। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। बदलते और अनिश्चित समय में अपने मन को शांत रखना, भावनाओं के ज्वार भाटे में बहना जाना और लंबी अवधि का नजरिया बनाए रखना, यही शायद सबसे बड़ा कौशल है और सबसे मूल्यवान निवेश भी। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में लागू होता है। शांत दिमाग शायद किसी भी परिस्थिति में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो आज हमने मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर के सारांश के जरिए ये देखा कि कैसे बाहरी दुनिया की चकाचौंध और लगातार हो रहे बदलावों के नीचे इंसान का मूल स्वभाव एक लंगर की तरह स्थिर रहता है। टेक्नोलॉजी हमें नई ताकतें दे सकती है, लेकिन हमारा अंदरूनी ढांचा काफी हद तक वही पुराना है। और शायद इसी स्थिरता को पहचानना और समझना ही बदलते वक्त में सही रास्ते पर बने रहने और ज्यादा शांत और प्रभावी जीवन जीने की कुंजी है। ये हमें विनम्रता सिखाता है कि शायद हम उतने तार्किक और विकसित नहीं हैं जितना हम सोचना पसंद करते हैं। और साथ ही हमें एक तरह का आत्मविश्वास भी देता है कि अगर हम इन मूल मानवीय सिद्धांतों को समझें और ध्यान में रखें तो हम भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रहे हैं हम, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। अगर ये मूल मानवीय प्रवृत्तियां वाकई इतनी स्थायी हैं, तो आज के इस हाइपर कनेक्टेड तेज रफ्तार दुनिया में, अपने आसपास या अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसमें आपको वही सदियों पुराना मानवीय पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बस उसका रूप नया हो गया है? अच्छा सवाल है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करना, क्या ये वही पुरानी सामाजिक प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और स्टेटस की चिंता का नया डिजिटल अवतार नहीं है? हाँ, हो सकता है। इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।